हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जाट स्टडी सेंटर। तो आज बात करेंगे अबाउट इंग्लिश ग्रामर। तो आप इंग्लिश ग्रामर शून्य से लेकर शिखर तक इस चैनल पर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। तो आओ इंग्लिश सीखें शुरू से बाय टाइगर बॉय। जी हाँ, मेरा नाम टाइगर बॉय है। तो आज बात करेंगे शून्य से लेकर। शून्य आता है पहला लेटर। इसकी खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। और अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत होती है ABCD और XYZ से। ABCD XYZ हम इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होती है? अल्फ़ाबेट होती है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट होती है वर्णमाला। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। मतलब किसी भाषा के सभी अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में ABCZ, हिंदी में छोटा बड़ा छोटी और ज्ञानी। तो यह सभी किसके तहत आते हैं? मूल इकाई हैं जो ये। तो मूल इकाई किसी भाषा के सभी अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इन सभी A से लेकर Z तक, छोटे आ से लेकर ज्ञानी तक। तो यह सब किसके तहत आते हैं? वर्णमाला के तहत आते हैं। तो यह तो पता चल गया चलो कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब बात करेंगे हम अक्षर की। इससे दूसरी इकाई आती है अक्षर। अक्षर क्या होता है? अक्षर कितने प्रकार के होते हैं और इनके कौन कौन से भाग होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो बात करें लेटर, अक्षर। इसकी परिभाषा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भाषा की मूल इकाई को अक्षर कहते हैं। जैसे कि मूल इकाई अल्फ़ाबेट में दी जाती है। वर्णमाला के अंदर जो भी इकाई दी जाती हैं वह अक्षर कहलाती हैं। जैसे ABCD सब अक्षर हैं। हिंदी में छोटा बड़ा यानी ज्ञान, ये भी सब अक्षर के तहत आते हैं। तो हाउ मैनी काइंड ऑफ लेटर। तो देयर आर 2 काइंड ऑफ लेटर। अक्षर दो प्रकार के होते हैं। स्मॉल लेटर ABCD Z छोटे अक्षर, बिगेस्ट लेटर यानी बड़े अक्षर जैसे ABCD की गैर Z। देयर आर 2 पार्ट ऑफ लेटर। अक्षर के दो भाग होते हैं, एक वोवेल स्वर और दूसरा कॉन्सोनेंट व्यंजन। तो आगे देखते हैं वोवेल स्वर। इसकी परिभाषा है ए लेटर विच कैन बी स्पोकन फ्रीली विदाउट द हेल्प अदर्स लेटर इज कॉल्ड वोवेल। वह अक्षर जिसे किसी दूसरे के सहयोग बिना बोला जा सके, यानी कि ऐसा अक्षर जिसे किसी दूसरे के सहयोग बिना बोला जा सके। एग्जाम्पल आप बताओगे मुझे, यह कमेंट में बताना पड़ेगा ऐसा कौन सा अक्षर है जिसे दूसरे के सहयोग बिना बोला जा सकता है। कॉन्सोनेंट व्यंजन। ए लेटर कैन नॉट बी स्पोकन फ्रीली विदाउट द हेल्प अदर लेटर इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। तो वह अक्षर जिसे किसी दूसरे के सहयोग बिना नहीं बोला जा सके उसे क्या कहते हैं हम? उसे वो बोलते हैं व्यंजन। तो आप कमेंट में बताएंगे कि व्यंजन कौन सा है जिसे हम दूसरे के सहयोग बिना नहीं बोल सकते, यानी स्वर के सहयोग बिना नहीं बोल सकते। हिंदी में वोवेल कौन कौन से होते हैं? हिंदी में वोवेल होते हैं A E I O U। हिंदी में वोवेल कौन से? इंग्लिश में तो वोवेल हो गए A E I O U। हिंदी में वोवेल कौन से होते हैं? छोटा बड़ा से लेकर बड़े अंक तक। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? एक्सेप्ट वोवेल, वोवेल को छोड़कर। और हिंदी में कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? क ख ग ज्ञ तक। अब बात करें इनसे, अब अक्षर की परिभाषा हो गई। अक्षर की परिभाषा हो गई। अब बात परिभाषा आई वर्णमाला शब्द। तो शब्द की परिभाषा क्या है? ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर 2 लेटर्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। हिंदी में दो या दो से अधिक अक्षरों का वह समूह जिसका कोई पूर्ण भाव हो उसे अक्षर कहते हैं। अब क्या मैंने कहा? जिसका कोई पूर्ण भाव हो, जैसे कि SCHLL स्कूल और LAWY लॉयर। तो इसका एक सेंस निकल रहा है कि पूर्ण भाव है। स्कूल माने विद्यालय, लॉयर माने वकील। इसका एक सेंस निकल रहा है, इसका एक पूर्ण भाव है। तो यह शब्द की श्रेणी में आएंगे। परंतु जैसे कि LAWERY, इनका क्रम बदल दिया मैंने। स्कूल HLWC स्कूल, इसका भी क्रम बदल दिया। तो इसका क्रम बदलते ही यह किसी भी, इसका कोई पूर्ण भाव नहीं है, तो इसे यह अब शब्द की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो यह शब्द नहीं है, शब्द नहीं है और यह शब्द है। तो हाउ मैनी पार्ट ऑफ वर्ड, वर्ड यानी शब्द के कितने
भाग होते हैं। तो देयर आर टू पार्ट ऑफ वर्ड, शब्द दो भाग होते हैं। एक सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, जैसे स्कूल का अर्थ है, लॉयर का अर्थ है। निरर्थक जिसका कोई अर्थ न हो, जैसे इसका हॉर्सेस, ये कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। रेयर इसका भी कोई मीनिंग नहीं, अर्थ नहीं है, तो यह शब्द नहीं है। यह शब्द की श्रेणी में आएंगे तो इन्हें सार्थक बोलेंगे। निरर्थक हैं तो इसे निरर्थक शब्द बोलेंगे। तो अब बात करेंगे आगे, बात करेंगे हम सेंटेंस यानी वाक्य की। तो वाक्य की परिभाषा क्या है? ए ग्रुप ऑफ टू और मोर टू वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो या पूर्ण भाव हो। जैसे ही डज नॉट रीड द नोवेल, वह उपन्यास नहीं पढ़ता है, तो इसका एक अर्थ है, तो यह सेंटेंस माना जाएगा। और ही डज द नोवेल रीड नॉट, इसका हमने क्रम बदल दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यह सेंटेंस नहीं माना जाएगा। तो हाउ मैनी पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? तो देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक सब्जेक्ट कर्ता और प्रेडिकेट विधेय। भाग के दो भाग होते हैं, फर्स्ट कर्ता होता है, दूसरा विधेय होता है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की परिभाषा है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट डेफिनेशन है, सब्जेक्ट इज ए पार्ट अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड इज ए सेंटेंस। कर्ता वह भाग है जो वाक्य के बारे में कुछ बताता है। सुनील इज रीडिंग ए नोवेल, तो इज रीडिंग ए नोवेल एक उपन्यास पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? सुनील पढ़ रहा है। इज रीडिंग ए नोवेल यह किसके बारे में बता रहा है? सुनील के बारे में बता रहा है। सुनील यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। और हाउ मेनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? तो टू पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, शब्दकर्ता के दो भाग होते हैं, एक हेडवर्ड मुख्य शब्द और क्वालिफायर स्पष्ट करने वाला। हेडवर्ड की परिभाषा क्या है? जिसके द्वारा कार्य किया जाए, और क्वालिफायर जो शब्दकर्ता की ओर संकेत करे या उसे दर्शाए। इसके अंतर्गत पार्टिसिपल आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, पसेसिव आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर माने हम, ए पुअर बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, तो क्वालिफायर क्या है इसमें? ए पुअर बॉय जो हमें संकेत कर रहा है। इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, इज स्टैंडिंग ऑन द रोड सड़क पर खड़ा हुआ है। कौन? हु, ए पुअर, एक गरीब लड़का। तो क्वालिफायर इज स्टैंडिंग ऑन द रोड है, स्टैंडिंग यहाँ पर क्वालिफायर माना जाएगा, ए पुअर बॉय माना जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। तो स्टैंडिंग बता रहा है ए पुअर बॉय के बारे में। तो प्रेडिकेट की परिभाषा क्या है? प्रेडिकेट इज ए पार्ट विच समथिंग इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट, यानी प्रेडिकेट प्रेडिकेट मीन्स विधेय। विधेय वह भाग है जो हमें कर्ता के बारे में कुछ बताता है। जैसे कि सोहन बाज प्लेइंग ए गेम, बाज ए प्लेइंग ए गेम, एक गेम खेल रहा था। कौन खेल रहा था? सोहन खेल रहा था। तो सोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट, कर्ता हो गया। बाज प्लेइंग ए गेम क्या हो गया? ये हो गया प्रेडिकेट जो हमें वाक्य के बारे में बता रहा है। प्रेडिकेट में क्या क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आती है, ईटीसी आती है। तो आगे बात करते हैं सेंटेंस के प्रकार। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। इसके दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, दूसरा नेगेटिव नकारात्मक। यानी सिंपल सेंटेंस के भी दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके भी दो भाग होते हैं, एक इंट्रोगेटिव बाई क्वेश्चन वर्ड और इंट्रोगेटिव बाई हेल्पिंग वर्ब। जो प्रश्नवाचक वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और दूसरे जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। अब नंबर तीसरे की बात करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। इनमें आज्ञा, प्लीज, रिक्वेस्ट दी जाती हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। इस विस्मय बोधक इसमें आश्चर्यजनक बातों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। इसमें इस सेंटेंस में अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है। अब बात करेंगे हम आगे वर्ब के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात करेंगे तो जैसे कि बात करेंगे वर्ब क्रिया के बारे। तो बात करेंगे क्रिया के बारे में। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ब,
तो क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर फाइनाइट वर्ब सीमित क्रिया, नॉन फाइनाइट वर्ब असीमित क्रिया। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करें तो फाइनाइट वर्ब 4 टाइप ऑफ फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब भी 4 प्रकार की होती है। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, यह वह क्रिया होती है जिसके साथ कर्म दिया जाता है। जैसे कि बच्चा रोता है, तो क्या रोता है, बच्चा रोता है, तो आप इसमें कर्म नहीं दिया है तो यह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। और जैसे इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, जिसके साथ कर्म न दिया हो, तो कर्म किसके साथ नहीं दिया है, बच्चा रोता है, तो यह कौन सी वर्ब हो गई, यह हो गई आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। और जैसे राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है, तो ए बुक क्या हो गया इसमें, ए बुक क्या है, इसमें है कर्म, ऑब्जेक्ट है, तो यह कौन सी वर्ब हो गई, ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। यह मैंने इसे यहाँ लिखा है, इसे यहाँ लिखा है, यह समझाने के लिए लिखा है, थोड़ा कन्फ्यूजन है पर समझ जाओगे आप। तीसरी आती है लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया। यह वह क्रिया होती है जिसका अर्थ पूर्ण करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे सूरज इज ए लेजी बॉय, सूरज एक आलसी लड़का है, तो इसकी में कॉम्प्लीमेंट, इसका अर्थ पूर्ण करने के लिए किसकी ज़रूरत है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लगा सकते हैं वेरी, सूरज इज ए वेरी लेजी बॉय, सूरज एक बहुत आलसी लड़का है। और नंबर डी आता है चौथी सहायक क्रिया। यह कौन सी होती है, यह होती है सहायक क्रिया। यह भी दो प्रकार की होती है, 2 टाइप ऑफ एक्चुअली वर्ब सहायक क्रिया। तो नंबर फर्स्ट होती है प्राइमरी एक्चुअली वर्ब प्राथमिक सहायक क्रिया। इसके अंतर्गत बी, डू, हैव दिया जाता है। जैसे कि बी माने होना, इसमें आता है इज, आर, एम, बाज, वर, और हैव रखना, हैव में आता है हैज, हैव, हैड, और डू माने होता है करना, इसमें मतलब डू, डज, डिड। और नंबर बी पर आती है कौन सी क्रिया है, यह आती है आपकी मॉडल एक्चुअली वर्ब आधुनिक सहायक क्रिया। यह वह क्रिया होती है जिसके अंतर्गत कैन, कोड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, शैल, यूज टू, और टू, यूज टू, इट से दी जाती हैं। यह टोटल 13 होती हैं मॉडल एक्चुअली वर्ब। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब असीमित क्रिया। यह वह क्रिया होती है जिसके अंतर्गत पार्टिसिपल जीरेंड में आईएनजी फॉर्म, आपको पता है जीरेंड में आईएनजी लगती है, इनफाइनाइट वर्ब दी जाती हैं। तो आपकी ये हो गई वर्ब क्लियर। अब बात करते हैं कर्ता की पहचान कैसे की जाती है, कर्म की पहचान कैसे की जाती है, क्रिया की पहचान कैसे की जाती है। जब किसी वाक्य में कौन या किसने का अर्थ निकले तो उसे कर्ता कहते हैं, अर्थात कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता 2 प्रकार का होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट आपका कौन सा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है एक वचन कर्ता, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कर्ता कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, और किसी का नाम, यह एक वचन कर्ता के अंतर्गत आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता, जिस शब्द से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कर्ता कहते हैं। जैसे यू, वी, दे, दीज, दोज, और नाउन्स, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट तहत आते हैं। नाउन्स का यहाँ पर मतलब है, जैसे कि बॉय हुआ है, बॉय, तो बॉयज़ करते हैं ना, इसमें एस लगाते हैं ना, तो इसमें बॉयज़ हैं, बहुत सारे लड़के, तो इसमें नाउन का मतलब है, नाउन में एस, तो प्लूरल सब्जेक्ट के तहत आते हैं। अब बात करें ऑब्जेक्ट यानी कर्म किसे कहते हैं। जब किसी हिंदी वाक्य में किसे, किसको, किससे के का अर्थ निकले तो उसे कर्म कहते हैं। देयर आर 2 पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, कर्म भी 2 प्रकार का कर्म के भी 2 भाग होते हैं, एक संजीव कर्म, एक निर्जीव कर्म। संजीव कर्म इसमें किसी व्यक्ति, पक्षी, जानवर, कीड़े का बोध होता है। निर्जीव कर्म में किसका बोध होता है, निर्जीव कर्म में होता है आपका, इसमें किसी स्थान, वस्तु या उपहार का बोध होता है। एग्जाम जो संजीव हो तो वह संजीव कर्म, जो निर्जीव हो तो बात करेंगे नोट इम्पोर्टेंट की। जैसे कर्ता की पहचान कैसे की जाती है, कर्म की पहचान कैसे की जा सकती है, क्रिया की पहचान कैसे की जाती है। तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगा जो आपको याद रखनी पड़ेगी। देखते हैं कर्ता की पहचान, वाक्य में कौन
या किसने लगाने से होती है। आप वाक्य में कौन या किसने लगा दो, आपकी कर्ता की पहचान हो जाएगी। कर्म की पहचान वाक्य में किसे, किसको या क्या से होती है। क्या लगा दिए वाक्य में, या किसको लगा दिया, किसे लगा दिए, तो आप कर्म की पहचान हो जाएगी। क्रिया की पहचान वाक्य में क्या हो रहा या क्या कर रहा से की जाती है। वाक्य में क्या कर रहा लगा दिए या क्या हो रहा लगा दिए, तो आपकी पहचान हो जाएगी क्रिया की। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर उसने एक पतंग उड़ाई, तो उसमें हम कर्म की पहचान करनी है, तो क्या करेंगे, क्या उड़ाई, पतंग उड़ाई, तो पतंग क्या हो गया, कर्म हो गया। किसने उड़ाई, उसने उड़ाई, उसने एक पतंग उड़ाई, किसने उड़ाई, किसने उड़ाई एक पतंग, उसने उड़ाई, तो उसने उसमें कर्ता हो गया। और उसने एक पतंग उड़ाई, क्या किया जा रहा है, उड़ाया, क्या हो रहा है, उड़ाया जा रहा है, तो उड़ना, उड़ाना क्या हो गया, वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। ऐसे पहचान कर सकते हैं। अब बात करें हम क्वेश्चन वर्ड की, तो क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं। हाउ माने कैसे, हु माने कौन, वाट माने क्या, वाई माने क्यों, वैन माने कब, हुज माने किसे, वेयर माने कहाँ, विच माने कौन सा। हाउ मैनी कितना कितनी संख्या के लिए जिन्हें गिना जा सके। हाउ मच कितना कितनी मात्रा के लिए जिसे न गिना जा सके। अब बात करें हम तो बात करें कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। आपको आई कहाँ लगानी है, मी कहाँ लगानी है, माई कहाँ लगानी है। तो आई मानो आई, मी माई, ही हिम हिज, सी हर हर, दे देम देयर, इट इट्स, यू योर, वी अस आवर। कर्ता कारक में ये होते हैं, कर्म कारक में आते हैं, संबंध कारक में आते हैं। तो इनकी अर्थ क्या होते हैं। आई माने मैं या मुझे, मी माने मुझे मुझको मुझसे, माई माने मेरा मेरी अपना अपनी, ही माने वह, हिम माने उसे उसको उससे, हिज माने उसका उसके, सी माने वह, हर माने उसका उसकी स्त्रीलिंग के लिए ये सेम है। दे केवल ही आएगा पुरुष के लिए, ही आएगा, सी आएगा स्त्रीलिंग के लिए। दे माने वे, देम माने उन्हें उसको, देयर माने उनका उनकी, इट माने यह या इसने, इट माने इसे इसको, इट्स माने इसका इसकी, यू माने तुम, यू माने तुम्हें या तुमको, योर माने तुम्हारा तुम्हारी, बी माने हम या हमने, अस माने हमें हमको, आवर माने हमारा या हमारी। यह बताए जा रहे हैं तब के लिए आपको आई का यूज कहाँ करना है, मी का यूज कहाँ करना है, माई का यूज कहाँ करना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जाट स्टडी सेंटर। तो बनी रहिए इस श्रेणी के तहत, तो आपको फुल ग्रामर लेसन कवरेज किए जाएंगे इन नोट्सों के तहत। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड